नमस्ते छात्रों। देखिए, आज कक्षा 9वीं के ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। बच्चों लोग, आज हमें कक्षा 9वीं के लोक भारती पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ्य है वह चांदनी रात इस पद्य रचना को आरंभ करना है। देखिए, चांदनी रात इस कविता के रचनाकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली हिंदी में खास करके अपनी रचना बनाने में माहिर रहे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने नारी उपेक्षा का वर्णन भली भांति ढंग से करने किया है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी की सरल सुबोध भाषा सभी व्यक्ति को अच्छी लगती है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी नारियों के संदर्भ में कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में खारा पानी। तो इस उनकी रचना से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने जो लेखन कार्य किया, जो रचनाएं बनाई, वह रचनाएं अक्सर जो उपेक्षित नारियां थी उन उपेक्षित नारियों के संदर्भ में की है, जिनमें सीता होगी, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा होगी, उपेक्षित नारियां थी। इन सारी उपेक्षित नारियों का वर्णन उन्होंने अपने साहित्य रचना के माध्यम से किया है। देखिए बच्चे लोग, उसी प्रकार से ये रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है महत्वपूर्ण, जिनमें साकेत है, जिनमें जयद्रथ वध है, यशोधरा है। यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन करते हैं। उसके उपरांत उनका पंचवटी है। पंचवटी यह खंड काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। पंचवटी में दंडक अरण्य नासिक का वर्णन किया है। नासिक में राम और लक्ष्मण जो कुछ है सीता के समेत जब वनवास में थे और वहीं से सीता को अगवा किया गया था, इस रचना, इस भावना को लेकर, इस विचारों को लेकर मैथिली शरण गुप्त जी ने इन सीता की भावना होगी तथा पंचवटी में कौन कौन से क्रियाकलाप हुए इसकी जानकारी अपनी इस कविता के माध्यम से दी है। तो देखते हैं, आज आरंभ करते हैं हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित चांदनी रात कविता। चांदनी रात कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात का मनोहारी वर्णन किया है। चांदनी रात के वर्णन के साथ साथ वो प्रकृति की अलग अलग प्रकार की जो छटा है, प्रकृति की छटा और चांदनी रात, प्रकृति की छटा और चांदनी रात का वो मनोहारी वर्णन करते हैं। ऐसा मनोहारी वर्णन करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जी चांदनी रात कविता के माध्यम से और क्या बताना चाहते हैं देखेंगे। उसके पहले बच्चों लोग, मैं आपको बताता हूं कि खंड काव्य रचना क्या होती है। खंड काव्य रचना में किसी एक व्यक्ति को लेकर, किसी एक घटना को लेकर पूर्ण विवेचन किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। और इसी प्रकार से प्रसिद्ध खंड काव्य है पंचवटी। और पंचवटी, इस खंड काव्य में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी अर्थात दंडकारण्य, नासिक के नजदीक का इलाका जो कुछ है, इस गोदावरी के किनारे का वर्णन इन पंचवटी खंड काव्य में किया है। देखिए, उन्हीं के शब्दों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी क्या बताना चाहते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बार बार दोहराने का कारण यह है कि आप लोगों तक मेरा संदेश, आप लोगों तक मेरी बातें सही ढंग से भली भांति पहुंच सके, इसलिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों लोग, कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात कविता में प्रकृति की छटा और चांदनी रात का मनोहरी वर्णन किया हुआ है। इसकी साहित्य विधा जो कुछ है बच्चों लोग, यह एक खंड काव्य का अंश है। खंड काव्य का अंश है साहित्य विधा, खंड काव्य का अंश है। अधिक तौर पर परीक्षा में इस प्रकार की कृति पूछी जाती है कि चांदनी रात कविता की साहित्य विधा कौन सी है। तो चांदनी रात कविता की साहित्य विधा है वह खंड काव्य का अंश है। तो देखते हैं उनके शब्दों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी किस प्रकार से इस खंड काव्य के अंश में प्रकृति की छटा तथा चांदनी रात का मनोहारी वर्णन करते हैं। देखिए, कवि बताते हैं, पहले चरण में कवि क्या बताते हैं, देखो। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में,
स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ध्यान दीजिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहां पर देखो, इस चरण में किस प्रकार से कवि बताते, देखो चारु, चारु शब्द का अर्थ जो कुछ है, चारु, चारु का अर्थ है सुंदर, चारु का अर्थ क्या है, सुंदर। हाँ, चंद्र, चंद्रमा, शशि, चारु चंद्र की चंचल, चंचल नटखट शरारत करने वाली, किरणें खेल रही थी, जल खेल रही है जल थल में। चांदनी रात का समय, चांदनी रात में किस प्रकार से प्रकृति के अलग अलग छटा है इसका वर्णन कवि करते हैं और बताते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें पानी और भूमि पर खेल रही है, पानी और भूमि के साथ खेल रही है। उसी समय संपूर्ण आसमान में निर्मल चांदनी फैली हुई है और वह निर्मल चांदनी अवनी, पृथ्वी और अंबर, आकाश को और प्रकाशमान बना रही है। मैं फिर से भावार्थ बताता हूं, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें पानी और भूमि पर खेल रही है और उसी के साथ निर्मल चांदनी आसमान में चारों ओर फैली हुई है और वह आसमान और धरती को प्रकाशित कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से अगली पंक्ति देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। देखो, पुलक प्रकट करती है धरती, तो इस प्रकार से सुंदर माहौल देखकर, सुंदर चंद्रमा है, उसकी किरणें जल और थल पर पड़ी हुई है, स्वच्छ चांदनी है और इस चांदनी और चंद्रमा के प्रकाश से सारी धरती और सारा आसमान प्रकाशित हो गया है। ये आनंदित, इस आनंद का माहौल को देखकर, ये खुशी का माहौल देखकर पृथ्वी बहुत आनंदित हुई है और पृथ्वी पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक शब्द का अर्थ है, पुलक शब्द का अर्थ है आनंद, खुशी, और प्रकट करना, व्यक्त करना, प्रकट करना, व्यक्त करना। प्रकट करना का अर्थ क्या है, प्रकट करना, व्यक्त करना। धरती भी अपना आनंद व्यक्त कर रही है। देखो बच्चे लोग, जिस प्रकार से मानव को अगर आनंद हुआ तो मानव आनंद व्यक्त करने के लिए क्या करेगा, नाचेगा, झूमेगा, मिठाइयां बांटेगा, हाँ, ढोल ताशा वगैरह जो कुछ है वह लगाएगा, बराबर, खुशी मनाएगा ना वह, हाँ, पटाखे फोड़ेगा, ठीक है, गुब्बारे उड़ाएगा, यह आनंद है। जिस प्रकार से मानव को खुशी होने पर, इंसान को खुशी होने पर वह अपने आनंद को प्रकट करने के लिए अलग अलग प्रकार की क्रियाकलाप करता है, उसी प्रकार से ये धरती को भी आनंद हुआ है और धरती भी अपना आनंद व्यक्त करने के लिए क्या करती, देखो। तो यहां पर किस प्रकार की रचनाएं, देखो, एक अलंकार है, अलंकार में बताया गया है चेतना गुणोक्ति अलंकार। इसमें एक चेतना गुणोक्ति अलंकार आया हुआ है, वो किस प्रकार से, देखिए ध्यान दीजिए, कोई सजीव अथवा निर्जीव किसी मानव के भांति कार्य करते हैं और ऐसी रचना जहां पर होती ना, वहां पर चेतना गुणोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जो आपके लिए अलंकार तो पढ़ने के लिए नहीं है, परंतु आपको समझना चाहिए कि नहीं, इस प्रकार से अलंकार है और मराठी में जो कुछ आपको पढ़ने के लिए है वो। देखिए बच्चे लोग, तो ये चेतना गुणोक्ति अलंकार का बहुकूबी ढंग से उल्लेख, वर्णन, उपयोग मैथिली शरण गुप्ता जी ने किया है। तो धरती भी अपना आनंद व्यक्त कर रही है और धरती अपना आनंद व्यक्त करने के लिए क्या करे, देखो, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरित शब्द का अर्थ है, हरित शब्द का अर्थ है हरि, तृण का अर्थ है घास, तृण शब्द का अर्थ क्या है, घास, तृण शब्द घास, हरित तृण, तृण घास। तो हरी घास के नोकों से धरती अपना आनंद व्यक्त कर रही है। जो उस पर हरी घास फैली हुई है, उस हरी घास के नोकों को हिलाकर आनंद व्यक्त कर रही है। उसी प्रकार धरती अपना आनंद व्यक्त करने के लिए वो क्या करती, देखो, मानो झूम रहे हैं तरु भी
मंद पवन के झोंकों से। झोंके लहर, पवन हवा, मंद धीमी गति से चलने वाला। ठीक है, तो उसी समय पर धीमी हवा चल रही है और धीमी हवा चलने के कारण पेड़ भी झूम रहे हैं। झूमना, नाचना, पेड़ भी झूम रहे हैं। मैं फिर से भावार्थ बताता हूं। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें चारों ओर जल और थल पर फैली हुई है और स्वच्छ चांदनी भी आसमान में फैली हुई है। पृथ्वी और आकाश यह इस चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में प्रकाशित हो गए हैं। इस सुंदर दृश्य को देखकर धरती को बहुत आनंद हो रहा है और इस आनंद को व्यक्त करने के लिए धरती अपनी हरी घास की नोकों को हिला रही है और मंद हवा चलने के कारण पेड़ भी झूम रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां तक आपको किस प्रकार की कृति पूछी जा सकती है। यहां पर आपको चांदनी रात की विशेषता, तो चांदनी रात की विशेषता में क्या है? स्वच्छ चांदनी है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है, मंद हवा चल रही है, धरती आनंद प्रकट कर रही है। ये क्या हुई है? यह चांदनी रात की विशेषताएं हुई। देखिए बच्चे लोग, हम अगली पंक्ति की तरफ जाते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध यह, निरानंद है कौन दिशा। देखो क्या ही स्वच्छ चांदनी है। कवि यहाँ पर आश्चर्य, ताज्जुब व्यक्त करते और खुशी व्यक्त करते। अरे बाप रे, कितनी सुंदर निर्मल चांदनी है यह। क्या ये स्वच्छ चांदनी है, निर्मल चांदनी है। इस निर्मल चांदनी में भी देखो ना, निर्मल चांदनी का प्रकाश जो चारों ओर फैला है, ऐसी चांदनी रात का जो माहौल है वो माहौल भी कैसा लगता है? निस्तब्ध, शांत माहौल है। चांदनी रात है, चारों ओर शांति फैली हुई है और स्वच्छंद, मुक्त भाव से, स्वच्छंद, अपने ही मन के इच्छा के अनुसार स्वच्छंद, सुगंध, सुमंद सुगंध, मंद सुगंध चारों ओर फैल रही है। और ऐसे समय पर कि कोई भी दिशा निरानंद नहीं हो सकती, आनंद से रहित, आनंद से भरी हुई, निरानंद आनंद से रहित। ठीक है, और आनंद, तो ध्यान दीजिए बच्चों लोग। तो यहां पर कवि बताते हैं कि इतनी सुंदर चांदनी का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, रात्रि भी शांति है और ऐसे समय पर धीमी गति से मंद सुगंध चारों ओर माहौल में फैल रही है। ऐसे सुंदर माहौल में, ऐसे आनंद देने वाले माहौल में कोई भी दिशा निरानंद नहीं हो सकती है, हर दिशा में आनंद फैला हुआ है। देखिए अगली पंक्तियों में कवि क्या बताते हैं, देखो अगली पंक्तियों में कवि क्या बताते हैं। देखिए स्वच्छंद का अर्थ आपको समझ में आया? स्वच्छंद इच्छा के अनुसार, निरानंद आनंद से रहित, निरानंद आनंद से रहित। देखो बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। देखो चारों ओर शांति फैली हुई है, चारों ओर सुगंध फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, परंतु भले ही शांति फैली है, परंतु अपना भाग्य की रेखा लिखने वाली भाग्य की देवता नियति की नटी, नटी नायिका, नटी नायिका, नटी नायिका, भाग्य, नियति, भाग्य, अपना भाग्य जो कुछ है वो भाग्य कभी सोता नहीं है, भाग्य निरंतर रूप से बदलता जाता है। भले चारों ओर शांति फैली है, परंतु नियति जो कुछ है, नियति का कार्यकलाप, नियति का जो काम है, नियति का काम बराबर से चल रहा है। भले हम सो जाए, परंतु अपनी नियति, अपना भाग्य कभी सोता नहीं है। इसीलिए तो कभी कभी व्यक्ति का भाग्य नींद में भी जाग जाता है।
तो इस प्रकार से नीति नटी जो कुछ है, नीति नटी का भाग्य का कार्य कभी रुकता नहीं है। वह कितना एकांत भाव से और कितना चुपचाप वह सारा नीति का कार्य शुरू होता है। नीति का कार्य सूरज का आना, चंद्रमा का निकलना, चांदनी का फैलना, चारों ओर बादलों का उमड़ना घुमड़ना, इस प्रकार की सारी क्रियाएं ये निरंतर रूप से चलती रहती है। मैं फिर से भावार्थ दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिए। सुंदर चंद्रमा की चंचल जो किरणें हैं बच्चों लोग, वह किरणें पानी और जमीन पर फैली हुई है। ऐसे समय पर निर्मल चांदनी भी आसमान में बिछी हुई है, फैली हुई है, और इस चंद्रमा का प्रकाश आसमान और धरती पर फैला हुआ है। ये सुंदर दृश्य देखकर धरती को भी खुशी हो रही है, और धरती अपने इस आनंद को व्यक्त करने के लिए हरी घास की नोकों को हिला रही है, और उसके साथ साथ मंद हवा चल रही है, और मंद हवा चलने के कारण वृक्ष भी झूम रहे हैं। कितना सुंदर ये माहौल है। ऐसे सुंदर माहौल में शांत रूप से धीमी गति से सुगंध भी चारों ओर फैल रही है। तो ऐसे सुंदर माहौल में कोई भी दिशा उदास नहीं हो सकती है, निरानंद नहीं हो सकती है। और ये सारा जो कुछ शांति का माहौल फैला हुआ है, ऐसे शांति के माहौल में भी नियति नटी के भाग्य के जो कार्य चल रहे हैं, वो भाग्य के कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। देखिए, हम कविता के अगले पड़ाव पर जाते हैं, और कविता के अगले पड़ाव पर कवि क्या कहते हैं, देखिए उन्हीं के शब्द